अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, देश के सबसे बड़े विपक्षी दल में क्या चल रहा है? मैं बात कांग्रेस पार्टी की कर रहा हूँ। क्या राहुल गांधी कांग्रेस में वर्टिकल सर्जरी कर रहे हैं या फिर बड़े पैमाने पर राहुल गांधी कोई कांग्रेस के भीतर ऑपरेशन चला रहे हैं? और जहाँ लीडरशिप बदल रही है, कांग्रेस की राजनीतिक शैली बदल रही है। क्या ये वही कांग्रेस है जो राहुल गांधी बनाना चाहते हैं या अभी भी इसमें बहुत सर्जरी की ज़रूरत है? देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, इसलिए उसकी हालत और उसकी नई शैली पर चर्चा ज़रूरी है। आज उसी विषय पर बात होगी। बहनों भाइयों, मैं 3 उदाहरण आपके समक्ष पेश करूँगा और इन उदाहरणों के जरिए आज की हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे कि कांग्रेस पार्टी इन दिनों एक मैसिव रिसफल से गुजर रही है, एक बड़े बदलाव से गुजर रही है। ये बदलाव सोच की है, ये बदलाव राजनीतिक शैली की है, ये बदलाव विचारधारा की है और ये बदलाव नेतृत्व के परिवर्तन की है। सबसे पहले मैं बात शुरू करूंगा तमिलनाडु से। कांग्रेस पार्टी का और डीएमके का दशकों साथ रहा है। विपरीत हालात के बाद भी डीएमके वहां पर कांग्रेस पार्टी के साथ रही, लेकिन जैसे ही हालात बदले तमिलनाडु में, विजय की पार्टी सत्ता के करीब पहुंची, कांग्रेस पार्टी ने डीएमके से संबंध तोड़कर विजय को समर्थन दिया और अंदर से बैठकर सपोर्ट किया और सरकार का हिस्सा कांग्रेस पार्टी बनी। 59 सालों के बाद, 59 ईयर्स के बाद तमिलनाडु में कांग्रेस का सूखा समाप्त हुआ और वो सत्ता के हिस्सेदार बनी। ये एक बड़ा राजनीतिक फैसला था क्योंकि दक्षिण में डीएमके कांग्रेस की सबसे पुरानी और मजबूत सहयोगी थी, जो उसके वैचारिक धरातल पर भी उसके नज़दीक थी। तो तमिलनाडु में डीएमके को छोड़कर विजय का साथ क्यों? ये राहुल गांधी के राजनीतिक शैली के बदलाव का पहला प्रतीक। अब उदाहरण नंबर 2, केरल। जब सब ये मान रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के चाणक्य और कांग्रेस पार्टी में सब कुछ हैंडल करने वाले केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बनेंगे, लगभग उनके खेमे में जश्न का माहौल था। सॉरी, लेकिन उस जश्न के माहौल के बीच बाजी पलट जाती है। वीडी सतीसन जैसे खांटी केरलाइट लीडर को कांग्रेस पार्टी सामने लाती है और उनको मुख्यमंत्री बना देती है। वेणुगोपाल को इसकी हवा भी नहीं लगी, जबकि वेणुगोपाल सबसे नज़दीकी लोगों में। वेणुगोपाल का खेमा सदमे में है। कोई कह रहा आगे से चाकू मारा, तो कोई कह रहा किसी ने पीछे से मारा। लेकिन यह भी राजनीतिक शैली के बदलाव का दूसरा उदाहरण है। उदाहरण नंबर 3, कर्नाटक। जब यह लग रहा था कि सिद्धारमैया कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, वो कार्यकाल पूरा करेंगे और सिद्धारमैया को हटाने का जोखिम कांग्रेस पार्टी नहीं ले सकती, टूट सकती है, बदलाव हो सकता है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, ओल्ड गार्ड खिलाफ जा सकते हैं, तो राहुल गांधी ने आगे आकर सिद्धारमैया से खुद बात की। यह एक असामान्य घटना है। गांधी फैमिली हटाने वाले नेताओं से कभी बात नहीं करती, पर सिद्धारमैया से राहुल गांधी ने खुद बात की और अपने अति विश्वस्त डीके शिव कुमार को फाइनली मुख्यमंत्री का पद पर हामी करा ली। सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया। ये 3 उदाहरण हैं और अब चौथी चर्चा चल पड़ी है तेलंगाना की। भारतीय जनता पार्टी से रेवंत रेड्डी की नज़दीकियां, पूरे तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार के कामकाज को लेकर भयंकर नाराजगी और तेलंगाना कांग्रेस में गुटबाजी, रेवंत रेड्डी के खराब परफॉर्मेंस। तो ऐसी चर्चा शुरू हो गई है दिल्ली में कांग्रेस कॉरिडोर के भीतर कि रेवंत रेड्डी की कुर्सी खतरे में है। वो भी गांधी परिवार के खुद का नज़दीक बताते हैं, लेकिन इन दिनों उनकी कुर्सी डगमगा रही है। उत्तर प्रदेश में भी नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं चल रही हैं। तो राहुल गांधी की यह नई राजनीतिक शैली क्या कांग्रेस को वापस में बीजेपी के मुकाबले उस ताकत के साथ खड़ी कर पाएगी जिसके लिए कांग्रेस जानी जाती रहेगी?
कांग्रेस पार्टी के भीतर नॉन परफॉर्मर गुटबाजों की पहचान क्या होगी, और क्या कांग्रेस पार्टी जो अपोजिशन की एक बहुत बड़ी उम्मीद है दिल्ली में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए, क्या वो खुद को तैयार कर पाएगी। और राहुल गांधी की बदली हुई राजनीतिक शैली, जो उन्होंने तमिलनाडु में जिसका प्रदर्शन किया, उसके बाद से उनके जो खास विश्वस्त सहयोगी दल अन्य राज्यों में हैं, वो सावधान हो गए कि थोड़ा सा भी मामला टर्बुलेंस में आया तो सबसे पहले जहाज से कूदकर कोई भागेगा, कांग्रेस पार्टी। तो आज चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी कोई वर्टिकल सर्जरी कर रहे हैं, और क्या अब वो आक्रामक तरीके से, अपने मन मुआफिक, अपने तरीके से, अपने हिसाब से कांग्रेस को चलाना चाहते हैं, और क्या यही सही तरीका है, या फिर कांग्रेस पार्टी अब बीजेपी से मुकाबले के लिए खुद में बदलाव लाकर तैयार कर रही है। सभी संभावनाएं तलाशेंगे आज की परिचर्चा में। कुछ बयान। कर्नाटक तो उनके विवादों का गढ़ है ही है, लूट खसोट पार्टी है। वहां पर जितना लूट सके थे एक मुख्यमंत्री लूट चुके, अब दूसरे ने कहा हम पीछे क्यों रहेंगे। मैं समझता हूं कि कांग्रेस आज राजनीति से राजनीतिक क्षितिज पर शून्यता की तरफ बढ़ रही है। मैं धन्यवाद दूंगा राहुल गांधी जी का कि कम से कम वो बीजेपी के आए हुए लोगों को तो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे, जिस तरीके से बीजेपी बनाती है। कांग्रेस से भ्रष्टाचारी लोग, कांग्रेस से तड़ीपार लोग, कांग्रेस जब वो कांग्रेस में थे तो उनको गाली दे करके फिर बीजेपी में लाए, फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया। कम से कम वो पार्टी के अंदर के लोगों को प्रोत्साहन दे करके उनको एक बहुत बड़ा संवैधानिक पद तो दे रही है। युवाओं को आगे लाने का मौका राहुल जी दे रहे हैं और हर जगह पूरे देश के अंदर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए और युवाओं को आगे आने के लिए। जो वर्तमान में देश की जो हालत बनी हुई है, तो उससे कैसे देश को उबारा जाए और कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, इस दिशा के अंदर वो दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। तो आज की परिचर्चा को बढ़ाएंगे डॉक्टर समीर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हेमंत तिवारी, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने चर्चित राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं, और जाने माने पत्रकार पुष्पेंद्र शर्मा जी हमें मेरठ से ज्वाइन कर रहे हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस में कोई आंतरिक ऑपरेशन चल रहा है, राहुल गांधी कोई सर्जरी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की इस नई राजनीतिक शैली का कारण और वजह? विजय जी, सबसे पहले तो मैं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप जैसे देश के बड़े पत्रकार, जिन्होंने विश्व पटल पर भी भारत का झंडा फहराने का काम किया है, आपने आर्थिक जगत से जुड़े मुद्दों पर विदेशों में भी जाकर आपने पत्रकारिता की, इसके लिए आपको और आपके दर्शकों की तरफ से भी मैं आपको जन्मदिन आपका धन्यवाद। लेकिन मेरा जन्मदिन कोई अहम बात नहीं है, एक सामान्य दिन है, आप कृपया पक्ष रखें। देखिए, राहुल गांधी जी 2004 में जब से संगठन में आए हैं, तब से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के को संगठनात्मक तौर पर मजबूत करने के लिए उन्होंने पौध लगानी शुरू की थी। वो सबसे पहले कांग्रेस का जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस और सेवा दल, वो उसके प्रभारी बने, और उन्होंने इन संगठनों में, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई में चुनाव की प्रक्रिया शुरू की, और तमाम युवा पूरे देश में उससे चुनकर आए। और मुझे आपके चैनल पर ये कहते हुए खुशी हो रही है कि आज उन्हीं युवाओं में से तमाम लोग अलग अलग राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, मंत्री हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और एआईसीसी में भी वो लोग जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो ये कोई सर्जरी नहीं है, ये एक संगठनात्मक प्रक्रिया है जो 2007 से शुरू होकर आज 2026 तक वो जो पौध राहुल गांधी जी ने लगाई थी ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में, आज वो बरगद की तरह पूरे देश में दिखाई दे रहा है। और जैसे में जब राहुल गांधी जी, ये कोई सर्जरी नहीं चल रही, ये सर्जरी नहीं है, ये संगठनात्मक बदलाव है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान का जो हमारा अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस पार्टी ने सर्वसम्मति से एक संकल्प लिया था कि हम संगठन के 50% पद 50 साल के नीचे के युवाओं को देंगे। तो वो संगठन है पूरे देश में। अगर ये सर्जरी नहीं है तो तमिलनाडु में राजनीतिक प्रत्यारोपण क्यों हुआ? वो प्रत्यारोपण नहीं था। देखिए, क्यों नहीं था? एक अंग से निकल के दूसरे अंग में फिट किया, तो इसको प्रत्यारोपण नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? दूसरे का लीवर उठा के कहीं लगा दिए हो।
नहीं, यह ऑपरेशन नहीं था ब्रजेश जी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु जैसे साउथ के राज्य में एंट्री करने से, जैसे वो अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने एंट्री किया कि पेमा खांडू और सारे विधायकों को खरीद कर उन्होंने 0 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनाई थी, वही काम वो ऑपरेशन लोटस तमिलनाडु में ना कर पर पाए। आप डीएमके इसको को रोकने के लिए जरूरी था। आप डीएमके को विश्वास में लेकर कोई कदम उठा सकते थे। अचानक से रातों रात तलाक, नहीं तो लोग प्रश्न तो करेंगे पांडे जी। नहीं, ये तलाक नहीं था। और हमने कांग्रेस पार्टी ने उनसे भी बात की थी और कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से ये बताया था कि ये रास्ता है। और मुझे लगता है आपने स्टालिन देखा और उदयनिधि दोनों का नहीं, बयान है, तो कोई बात फिर नहीं आपने किया। देखा स्टालिन अगले दिन आपको जोसेफ विजय के घर गए, उन्होंने जाके उनको बधाई दी। अगर जरा भी तो विजय खुद गए तो कर्टसी है, कर्टसी, आपका क्या रोल है इसमें? अगर वो असहमत होते तो उनके घर नहीं जाते। ये भारतीय जनता पार्टी मतलब ये आपके हॉर्स ट्रेडिंग पांडे से जी, रोकने ये के लिए आपके बदलाव का प्रतीक है। यही तो कह रहा हूं कि धोखा देने में आपने सेकंडों नहीं लिया। नहीं, ये धोखा नहीं, भाजपा को रोकने के लिए, भाजपा हॉर्स वहां ट्रेडिंग काफी दो रोकने सीट के पे लिए, थी। विधायकों की भाजपा का कुछ नहीं है फरोख्त तमिलनाडु रोकने में। के लिए आप बीजेपी ये की आड़ जरूरी में था। मत छिपो। नहीं, आपको सत्ता चाहिए थी, इसलिए आपने विजय को चुना। नहीं, आप बताइए तो ब्रजेश जी, आप बताइए, अगर कांग्रेस पार्टी विजय के साथ नहीं खड़ी होती तो किसकी सरकार बनती? सरकार तो फिर बनती नहीं, या तो पुनः फिर से चुनाव होते और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आपने वही सरकार खरीद बनाई। फरोख्त करती। मैं ये कह रहा हूं कि डीएमके को भरोसे में लेके ये कदम उठाते, हम भरोसे में लिए तो लोग ये मानते कि आप एक भले विपक्ष हैं। ऐसे में लोग महसूस कर रहे हैं कि आपने धोखा दिया है। नहीं, धोखा नहीं दिया। ओके, पूरी तो ये तरीके- केरल में अच्छा लोग कह रहे हैं, वेणुगोपाल के खास लोग, कि राहुल गांधी ने पीछे से चाकू मारा और प्रियंका गांधी ने आगे से मार दिया। ये क्या है? कोई कुछ चल रहा है आपके यहाँ? ये जो लोग कह रहे हैं वो पक्का भारतीय जनता पार्टी के यहाँ शाम को बैठ रहे हैं। देखिए, केरला में बीडी सतीशन जी, आपने खुद अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा, वो जमीन पर जुड़कर वो काम कर रहे थे। केसी वेणुगोपाल जी वो हवा में देश का संगठन संभाल रहे थे। दोनों की जिम्मेदारियां अलग अलग थी। जैसे रेवंता रेड्डी तेलंगाना में वो कांग्रेस पार्टी की सरकार लाने का दिन रात मेहनत कर रहे थे, वो सीएम बने। बीडी सतीशन जी, रमेश चनिथल्ला जी, ये जो लोग थे, रोजी एम जान थे, एम लेज्जू, तमाम लोग हमारे साथ, ये लोग यूथ कांग्रेस में रहे जो वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर बने। ये लोगों ने मेहनत की केरल में और 10 साल बाद एलडीएफ की सरकार को हटाकर यूडीएफ की सरकार तो लाने ये में बताइए उन्होंने कि भूमिका निभाई। कर्नाटक में अचानक से नेतृत्व परिवर्तन, इसका मतलब सिद्धारमैया एक नाकाम मुख्यमंत्री थे? नहीं, तभी तो आपने बदलाव किया। नहीं, आपको भी ये पता है ब्रजेश जी, और सारे मीडिया को पता है कि जब ये कर्नाटका का चुनाव हो रहा था, जब पहली सरकार कर्नाटका की ऑपरेशन लोटस में बीजेपी ने चुराई थी और दोबारा जब चुनाव हुआ था, तभी ये तय हुआ था कि डीके शिवकुमार जी और सिद्धारमैया जी दोनों मुख्यमंत्री रहेंगे। पहले सिद्धारमैया जी हुए और बाद में डीके शिवकुमार जी हो गए। अच्छा, ये कोई डील थी पहले से? ये डील नहीं थी, ये आपसी समझदारी थी। क्योंकि युवाओं के समझदारी को ही तो डील कहते हाँ, हैं। नहीं, डील, आप उसको शब्द डील, ये राहुल गांधी ने डील कराई थी या क्या था? आपसी समझदारी। थैंक यू। सिद्धारमैया जी सीनियर रहे, वो पहले मुख्यमंत्री सेकंड राउंड में बने। आपके अब बाकी युवाओं ओपिनियन मौका को दिया शामिल जा रहा है। करूंगा। डॉक्टर समीर सिंह जी, जब से कांग्रेस पार्टी ने अपनी राजनीतिक शैली बदली है, चाहे तमिलनाडु हो, केरलम हो, चाहे कर्नाटक हो, आपके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही हैं। नहीं ब्रजेश जी, हमारे चेहरे से हवाइयाँ नहीं उड़ रही हैं। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी निरंतर जीत दर्ज कर रही है। अभी पिछले दिनों राज्यों के चुनाव में आपने देखा, बड़ी बहुमत से हम सब बड़े राज्यों को, केरल को छोड़ के बाकी सब राज्यों को जीतने में हमको जनता तमिलनाडु में क्या ने था? भरोसा दिया और जनता ने हमारे साथ विश्वास व्यक्त किया। तमिलनाडु पर आता हूँ ब्रजेश जी, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, अवसरवादियों की गिरोह है। कांग्रेस कभी पार्टी थी, मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं। इस नाते आप तमिलनाडु की चर्चा कर रहे थे, जिस राजनीतिक दल से बरसों से समझौता करके कांग्रेस लड़ती थी, साथ रहती थी, दिल्ली से लेके तमिलनाडु तक डीएमके को छोड़ने में मिनट भर नहीं लगा। ये बताता है कि कांग्रेस का ये अवसरवाद है। कांग्रेस किसी भी सीमा तक सत्ता प्राप्त करने के लिए जाती है, कोई नया नहीं है। ये इंदिरा गांधी जी ने भी ये किया था। आपने देखा होगा, इंदिरा गांधी जी जब चुनाव हार गई तो उन्होंने देश के अंदर इमरजेंसी लगा दिया, उन्होंने न्यायपालिका को धता बता दिया। और हमेशा कांग्रेस ऐसा निर्णय लेती है। कांग्रेस ने ऐसे ऐसे नेताओं को ला के खड़ा किया।
आज देखिए वहीं कर्नाटक से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, इस नाते कि पूरा देश जानता है कि उनकी स्थिति क्या है। और डॉक्टर की बात कर रहे थे, अभी हमारे मित्र प्रवक्ता कह रहे थे कि वो डॉक्टर नहीं है, ये तो प्रोसेस है। सच में राहुल गांधी जी डॉक्टर नहीं है, राहुल गांधी जी झोला छाप डॉक्टर हैं आप ऑपरेशन कर रहे हैं और ऑपरेशन कर मरीज रहे हैं लेट गया है। और हर जगह डुबाने का काम करते हैं, मरीज को मारने का काम करते हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश को खत्म कर चुके हैं राहुल गांधी ऑपरेशन कर करके। इनको एक अध्यक्ष नहीं मिला, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता को ले आके अध्यक्ष बना लिया अपने यहाँ। इनके पास कोई अध्यक्ष नहीं मिला उत्तर प्रदेश के अंदर। आप मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ, राजस्थान के अंदर क्या स्थिति है, दिल्ली के अंदर स्थिति क्या है, पंजाब के अंदर क्या है, हरियाणा में अभी क्या हुआ, बिहार में अभी क्या हुआ, बंगाल में अभी क्या हुआ, कितनी सीटों पर लड़े और कितने वोट पाए। जो ममता बनर्जी जी के साथ यूपीए गठबंधन बना रहे थे, उस ममता बनर्जी जी से इनके रिश्ते कैसे रहे और अब क्या स्थिति है। मैं कई राज्यों का नाम गिना सकता हूँ। देखिए ब्रजेश जी, लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी मैं कहूँगा कि अवसरवादी पार्टी है और कांग्रेस के नेता अवसरवादी हैं। जब जब इनको अवसर मिला है तब तब उन्होंने हमेशा अवसर का लाभ उठाते हुए अगले दल को नुकसान अच्छा, अगर राहुल गांधी आपके मुताबिक नाकाम डॉक्टर हैं या झोला छाप डॉक्टर हैं, लेकिन इस डॉक्टर ने तमिलनाडु की राजनीति में सबको लिटा के अंग प्रत्यारोपण करके 59 साल बाद कांग्रेस को सत्ता में ले आए और मरीज दौड़ने लगा, तो मैं कैसे मान लूं फेल डॉक्टर कौन सी हैं। बात केरल जैसे सत्ता में ले आए, बहुमत में ले आए, कैसे लाए, अपना आदमी मुख्यमंत्री बना लिया, ब्रजेश जी, तो मैं कैसे मानूं कि राहुल गांधी नाकाम डॉक्टर हैं। अगर राहुल गांधी बड़े नेता हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर कांग्रेस बड़े राज्यों में हाशिए पर क्यों है। देखिए राहुल गांधी ने जो काम तमिलनाडु में किया वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करना चाहिए। आपके वो सहयोगी दल थे, आप उनके साथ सरकार चला रहे थे, आप उनके साथ। हम एक घटना और बताना चाहते हैं उत्तर प्रदेश, हम याद दिलाते हैं आपको, बार बार याद दिलाते। आपको याद होगा यूपीए में जब सरकार चल रही थी तो मुलायम सिंह जी से समर्थन ले रही थी कांग्रेस, और मुलायम सिंह जी और अमर सिंह जी को अपने घर के दरवाजे से सोनिया गांधी ने बैरिकेड से वापस कर दिया था दावत के समय। सहयोगियों का दावा था, कितना अपमान करती। अभी पिछले दिनों छुटभैया नेता, चिरकूट, किसने कहा? हमने थोड़ी कहा भाई। मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव में 1 सीट 2 सीट को लेके जो विवाद हुआ, दिल्ली के अंदर क्या राहुल हुआ, गांधी विधानसभा के के अंदर। इस सर्जरी से आप बेचैन हैं? नहीं, हम कोई बेचैन नहीं। राहुल गांधी नासमझ नेता हैं। राहुल गांधी जो भाषा बोलते हो नासमझी की बोलते हैं। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, कांग्रेस के नेता उनकी मां को गाली देते हैं, अपमानित करते हैं, और देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने वाला नेता, मैं कह सकता हूं ब्रजेश जी कि वो नेता नासमझ है और वो नेता झोला छाप डॉक्टर है, वो कोई सर्जरी नहीं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आशुतोष वर्मा मेरे साथ मौजूद है। आशुतोष जी, कांग्रेस इन दिनों बड़ी पॉलिटिकल सर्जरी कर रही है, जिसके कई उदाहरण इस समय दक्षिण राज्यों में देखने को मिले, जिसका उल्लेख मैं डिबेट के प्रारंभिक उद्बोधन में कर चुका हूं। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं कांग्रेस पार्टी कुछ आपका ना ऑपरेशन कर दे? धन्यवाद विजय जी, और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्रजेश जी, देखिए, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस को या किसी भी पार्टी को अपने अंदर सर्जरी या अपने आप को रिवैम्प करना, ये उसकी ज़रूरत भी है। जिस प्रकार से कर्नाटका, तेलंगाना, केरला और हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर और एक राज्य और कहीं वहाँ पे तमिलनाडु में ही ये गठबंधन में है, तो ठीक है, रिवैम्प करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीख दे रही है। झारखंड में सर, छत्तीसगढ़। और भारतीय जनता पार्टी से जरा पूछो कि शिरोमणि अकाली दल, हाँ झारखंड, जी हाँ जी, शिरोमणि अकाली दल से जरा पूछ लें क्या दिल का दर्द है। शिवसेना से पूछ लें, पीडीपी से पूछ लें, हरियाणा में वो आईएनएलडी और जेजेपी से पूछ लें, एआईडीएमके से पूछ लें क्या हालात हैं, बिहार में चिराग पासवान और पशुपति पारस से पूछ लें क्या हालात रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में तो अपना दल को तोड़ने वाली यही थी, अपना दल कमेरावादी और अपना दल एस में। तो ये किसके साथ कितने दिन रहे हैं और कितना इन्होंने गठबंधन बनाया है,
जो किसी को सीख दे रहे हैं। अब रही बात उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी के साथ में कांग्रेस आई तब 2 सीटों से 2014 में गिर के 1 सीट पे आई और 2024 में वो एक 7 सांसदों की पार्टी, 6 सांसदों की पार्टी बन गई है। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है और कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ के 9.4 और समाजवादी पार्टी का 33.5% बन गया है। तो हम दोनों लोगों की ताकत भारतीय जनता पार्टी को अकेले ऐसी पूरे देश मैं ये जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी की जो इन दिनों को रोका है, बदली हुई राजनीतिक शैली है, इसको लेकर आप लोग सतर्क और सावधान हैं अथवा नहीं? नहीं, देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब संगठन करती है तो कुछ ना कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होते हैं। तो चाहे राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स हैं, हमारे एजेंडाज हैं, हमारे पीडीए की बात है, हमारी जातीय जनगणना की बात है और कमोवेश राहुल गांधी भी अपने अंदर यही सर्जरी कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ही आप गोल पोस्ट पे पहुंचने वाले हों और थोड़ा सा कुछ मसला हो जाए तो दुश्मन बाद में कांग्रेस पहले पटक देती उठा के दोस्तों को। देखिए ब्रजेश जी, असल में चक्कर क्या है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ अति महत्वाकांक्षी लोग हैं जो समझ गए हैं आप डॉक्टर साहब, कई वजह से बहुत दिनों से सदन में पहुंच नहीं पा रहे थे और वो हमारे वजह से पहुंचे हैं। तो कुछ लोग बयानबाजी करते हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। से कांटेक्ट मैं पुष्पेंद्र शर्मा जी को इस कार्यक्रम में नहीं होने जा रहा है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं पुष्पेंद्र शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ। पुष्पेंद्र जी, आपका स्वागत। क्या आप भी कांग्रेस में ये बदलाव की बयार देख रहे हैं? क्या कांग्रेस में ये जो सर्जरी चल रही है ये सिर्फ दक्षिण के राज्यों तक सीमित होगी या राहुल गांधी अब उत्तर भारत के राज्यों में भी कुछ उसी तरह की सर्जरी करने के मूड में हैं? ब्रजेश जी, आपको और दर्शकों का अभिवादन करना चाहता हूँ। बहुत से साथियों से आज आप मिलवा रहे हैं, हेमंत भाई भी हैं और सब है, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। जो आपने उद्बोधन दिया प्रारंभिक में, आपने बहुत सारी बातें कह दी थी और मुझे लगता है कि ये दक्षिण नहीं उत्तर भारत में भी है, क्योंकि अगर हम देखें तो गुजरात में जो बदलाव हुए, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो या और कुछ पदाधिकारी हो कांग्रेस के, वो सब बदले गए और ज़्यादातर की उम्र मुझे लगता है 50 से कम है। यूपी में भी जो नए जिलाध्यक्ष बदले गए वो युवा आ रहे हैं। अब भले ही कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे भाई उमाशंकर जी स्वीकार ना करें उस शब्दावली को, इसमें क्या बुराई है? अगर सर्जरी और ऑपरेशन, अगर कोई बीमारी है तो वो तो होती है, ठीक होती है पंडित जी, उसमें कोई बुराई थोड़ी है जी। इसे सर्जरी कह दें, आप इसे ऑपरेशन कह लें, और जैसे आपने सपा के आशुतोष जी ने बड़े अच्छे शब्दों का यूज़ करते हैं, उसे रिवैम्प का नाम दिया या रिलॉन्च का नाम दिया, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये सब करना ही चाहिए। और ये तो ऐसा है कि देर आए दुरुस्त आए। आप मध्य प्रदेश में चोट खा चुके थे, वहाँ आपने भाई महाराज को नहीं बनाया था, वो चले गए छोड़ के। आपने पंजाब में अमरिंदर सिंह की चलती हुई सरकार को, अमरिंदर सिंह को हटा के कर दिया। राजस्थान में गहलोत आपके काबू में नहीं आ रहे थे, सचिन पायलट को आपने मौका नहीं दिया, तो सब जगह आपको नुकसान झेलना पड़ा। छत्तीसगढ़ भी उसमें से एक है। तो अगर ऐसा आप कर रहे हैं कि केरल में बजाय केसी वेणुगोपाल के, जो मैं ये तो नहीं कहता कि आसमान में हवा में उड़ रहे, पर हाँ ज़मीन पे अगर वीवी सतीशन थे तो उनके मुकाबले उन्हें सतीशन को मिलना ही चाहिए था मौका। इसमें क्या शक है? अच्छी बात है, बुरी क्या है? वो ज़मीन पे थे। हालांकि इसके पीछे वो कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ को बेवफा नहीं होते। डॉक्टर बशीर बद्र का बेचारा कल ही निधन हुआ, उन्हीं की ये लाइन थी। भाई आपके वहाँ वायनाड तक में पोस्टर लग गए, सब जगह पूरे केरल में पोस्टर ही पोस्टर थे कि अगर सतीशन को नहीं बनाया तो नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी तरह से DK शिव कुमार किल्लू के भी अलग अलग तरीके से मैसेज आ रहे थे, तो उन मैसेजों को देखना भी ठीक था। और सबसे बड़ा, क्या आप ये मानते हैं कि कर्नाटक में अचानक से सत्ता परिवर्तन ये पंजाब जैसी क्राइसिस तो क्रिएट नहीं होगी? यस, आपने अच्छा किया, लेकिन इससे पीछे थोड़ा सा मैं ब्रजेश जी 1 मिनट ज़्यादा लूँगा। मैं जो बात कह रहा था, उससे बड़ा खतरा सभी पे जो मंडरा रहा है वो जेनजी का है। वो जो कॉकरोच पार्टी बनी है, अब उसे आप बहुत मजाक में भी ले सकते हैं और थोड़ा सा एक चेतावनी के रूप में भी ले सकते हैं। तो जब तमिलनाडु में विजय का उभार हुआ और उसके साथ हाथ मिलाना, मतलब एक निष्पक्ष होके, मुझे लगता है कि ये अच्छा काम किया। कोई बुराई नहीं है उमाशंकर जी, इसे आप सर्जरी कह दें, सर्जिकल स्ट्राइक कह दें। अच्छा, अब ये चर्चा चल रही है कि तेलंगाना वाले रेवंत रेड्डी की कुर्सी खतरे में है
बीजेपी से उनकी नज़दीकियां बहुत ज़्यादा हैं। प्राइम मिनिस्टर तो उनको मंच पर कहते हुए सुने गए कि हमारी तरफ आ जाओ, और वो हंस के ताली भी बजा रहे थे। बंडी संजय के बेटे का पाक्सो वाला केस में गिरफ्तारी नहीं की उन्होंने 9-10 दिन तक, जब तक हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन को खारिज नहीं किया। तो इन सब वजहों से रेवंता पे इल्जाम लग रहा है कि वो बीजेपी के नज़दीक चले गए हैं। क्या बदलाव वहाँ भी है? ऐसा तो देखिए, ऐसा तो कई जगह हुआ है, और शशि थरूर ने भी बहुत से ऐसे बयान दिए थे तो लगता था चले जाएंगे, लेकिन केरल चुनाव ने बता दिया कि जाने की जरूरत नहीं है। असल में एक बात मैं कहना चाहूँगा, कोई भी इसे अदरवाइज ना ले, जो पॉलिटिकल लीडर है वो जहाँ लाभ देख रहा है इस समय पे, वो रेवंता रेड्डी ने मेहनत की थी, कोई शक नहीं है, सरकार बदलवाई। अब उन्हें कितना मान सम्मान मिल रहा है कांग्रेस में, या जैसा कि दूसरे आरोप लगाते हैं वहाँ पे कि जो एटीएम तक का आरोप लगा देते हैं, उससे मैं सहमत दो आरोप है रेवंता पे, एक बीजेपी से नजदीकियां और दूसरा कांग्रेस पार्टी की सरकार की नॉन परफॉर्मेंस, ग्राउंड पर नाराजगी। देखिए, अब है क्या जी, मुझे लगता है नाराजगी तभी दूर हो सकती है जब एग्रेशन हो। जो आप कह के आए हैं वो अगर आप नहीं करेंगे तो जनता फिर आपसे नाराज होगी और आपके कार्यकर्ता भी उससे नाराज होंगे। पुष्पन जी बहुत शुक्रिया, कृपया सर हमारे साथ बने रहिएगा। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं और आपके मित्र हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं। हेमंत जी, आपका स्वागत। ये कांग्रेस की नई राजनीतिक शैली है जिसका प्रदर्शन राहुल गांधी कर रहे हैं, या फिर ये आप मानते हैं कि ये ऑटो प्रोसेस में हो रहा है? ये क्या है? सर्वप्रथम तो मेरे प्रिय भाई अनुज ब्रजेश मिश्रा जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके करोड़ों दर्शक, पूरे पैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई। आप स्वस्थ रहें, ऐसे ही चमकते रहें, सुंदर डिबेट करते रहें, पत्रकारिता के जो नए प्रतिमान हैं वो गढ़ते रहें जी। दूसरी बात, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूं। देखिए, एक बड़ी बात है, कांग्रेस को तो एक बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरत है, लेकिन वो सर्जरी संभव नहीं है। अब अगर डॉक्टर की सर्जरी होने लगे तो सिस्टम बदल सकता है, बहुत बार देखा गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जिस कांग्रेस ने इस पूरे देश में दशकों तक सरकार चलाई, सत्ता उसके पास रही, सारे इक्वेशंस उसके पास रहे, उस कांग्रेस की कितनी दुर्दशा है। 2-3 बड़ी जरूरी चीजें। एक तो जो गांधी परिवार है, एक जमाना था कि चमत्कार करने वाले नेता गांधी परिवार होते थे, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। लेकिन अब वक्त के साथ ये साबित हो गया है कि जिस चमत्कार की प्रत्याशा वर्षों से इस देश के कांग्रेसी गांधी परिवार से करते हैं, वो संभव नहीं है। तो पहले तो यह मोह छोड़ना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आप राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में या केरल में सरकार बना लें, लेकिन आपको जो मूल बीमारी है वो तो उत्तर प्रदेश है, जो आपको सबसे बड़ी आपकी थाती रही है। मतलब उत्तर प्रदेश का अमेठी और रायबरेली गांधी पट्टी कहा जाता था। आज से नहीं, इंदिरा गांधी के ज़माने से, राजीव गांधी के ज़माने से, सोनिया गांधी के वक्त तक, और उसी अमेठी से गांधी परिवार के प्रमुख सदस्य और सबसे बड़े चेहरे, उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा। ये चिंताजनक बात है। कारण क्या है? कारण यह है कि जब तक आप उत्तर प्रदेश में अपनी शक्ल नहीं बदलेंगे, अपनी बीमारी की सर्जरी नहीं करेंगे, अपना संगठन नहीं बनाएंगे, तब तक आप दूसरी जगह की आशा प्रत्याशा को न्यूनतम कर दें, और वही लगातार हो रहा है। तमिलनाडु में तो पूरा प्रत्यारोपण कर दिया, केरल में सर्जरी कर दी, सरकार चलाई, कर्नाटक में नेतृत्व बदल दिया। अरे ये राहुल गांधी की ही तो ताकत है। राहुल गांधी की ताकत क्षमा सहित कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रशंसकों और कांग्रेस के समर्थकों से क्षमा सहित 22 साल हो गए साहब, एकदम नौजवान चमकते हुए चेहरे थे। मरहूम राजीव गांधी के सुपुत्र, सोनिया गांधी के सुपुत्र थे। बड़ी उम्मीदें थी और पहला काम उनको उत्तर प्रदेश में को दुरुस्त करने का दिया गया था। 22 वर्ष हो गए साहब, कितना आदमी लंबा उम्मीद। अरे 59 साल में कांग्रेस का तमिलनाडु में सूखा खत्म किया। 59 साल बाद कांग्रेस को राहुल गांधी सत्ता में ले आए तमिलनाडु में। ये क्या उपलब्धि नहीं है? ये अच्छी चीज है, ये अच्छी बात है, लेकिन
लेकिन वो भी किस कीमत पर आप खुद बता चुके हैं, बाकी और भी लोग बता चुके हैं। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी में कोई बुराई है, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर के भाजपा ने या और लोगों ने जो एक इमेज बना दी है, वो राहुल गांधी काबिल आदमी हैं, उनकी काबिलियत को कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली बहुत मतलब छोटे कद में कर दिया गया। अगर राहुल गांधी कमजोर नेता होते तीसरी चीज तो क्या कर्नाटक में सिद्धारमैया जैसे ताकतवर नेता को मुख्यमंत्री पद से रिप्लेस करके डीके शिव कुमार को बनवाते? ये उनकी ताकत ही तो है। ताकत नहीं, कर्नाटक के मामले में एक बात जरूर मैं तारीफ करूंगा कि राहुल गांधी ने बहुत अच्छे तरीके से कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की स्थिति को हैंडल किया, ये अच्छी चीज है। और जो तमिलनाडु में ये गए विजय के साथ, उस कदम को भी मैं मानता हूं। मेरे दिमाग में ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की जो सिस्टम है उसको थोड़ा दुरुस्त करने के लिए लंबे समय बाद एक अपना आप विजय के साथ जाने के कदम को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? कल तक मैं आपके साथ हूं और 30 साल तो आप हमको कंधे पे ढोए, और आपको जरूरत पड़ गई तो मैं कंधे से कूद के भाग के आपके विरोधी के कंधे पे बैठ जाऊं। कांग्रेस ने तो वही किया तमिलनाडु में। तो अब ये राजनीति है, सियासत है ब्रजेश जी। सियासत में जिस बाप ने आपको पैदा किया है, ये नेतागण उसके भी नहीं होते हैं। मैं धोखा कहता हूं। जिसने उनको पाला पोसा उसके भी नहीं होते हैं, बदल देते हैं पाला। आप इसको कितने अच्छे शब्द दे दें, राजनीति है। आप कितने अच्छे शब्द दे दें, लेकिन मैं इसको राजनीतिक धोखा कहूंगा। तो साहब धोखे का नाम ही तो राजनीति है। कितनी ईमानदारी है राजनीति में। आज शाम तक हमको याद है, सुनिएगा ब्रजेश जी, एक छोटी सी बात बता दे रहा हूं जी। हम और आप रात को 8 बजे डिबेट कर रहे थे। डिबेट का जो विषय था एक पार्टी के बड़े नेता से जुड़ा हुआ था। उन्होंने बहुत उल्टा सीधा भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया। हम लोगों ने काफी उस पर मंथन किया, प्रवक्ताओं ने भाषण दिया। अगले दिन सवेरे वो नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में तो राजनीति में आप क्या करेंगे? यही सब तो होता है। थैंक यू, धन्यवाद। यही होता, लेकिन कांग्रेस को सहानुभूति जी, बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र जी भी हमें डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। अपना जी धन्यवाद हेमंत जी। दुरुस्त करने की जरूरत है, खासतौर से हिंदी आउटलाइन। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या राहुल गांधी कोई सर्जरी कर रहे हैं कांग्रेस के भीतर, जिसका परिणाम इन दिनों दक्षिण में दिख रहा है? देखिए, कांग्रेस के कुछ फैसलों पर आप तुलना कर सकते हैं। अभी बंगाल का चुनाव हुआ और उसके पहले बिहार का चुनाव हुआ। कांग्रेस दोनों राज्यों में असमंजस की स्थिति में रही। अपने एनडीए गठबंधन के साथी के साथ वो उनके खिलाफ चुनाव में लड़ी, दिल्ली, बिहार और बंगाल। तो एक फैसले पर उसकी समीक्षा हुई कि कांग्रेस ने वहाँ पर समझदारी दिखाई या नादानी की। दूसरा, केरलम में जो सतीश को मुख्यमंत्री बनाया, वहाँ पर वेणुगोपाल को भी वो मुख्यमंत्री बना सकती थी, लेकिन यहाँ राहुल गांधी ने समझदारी भरा फैसला किया, क्योंकि सतीश एक पब्लिक लीडर हैं और 2000 के बाद से आज तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं। अब बात आई सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की। विजय जी, येदियुरप्पा को रखकर जो बीजेपी ने गलती की थी कर्नाटक में, कांग्रेस भी अगर सिद्धारमैया को रखती तो शायद उसके साथ भी यही होता। और बहुत देर बाद येदियुरप्पा को बीजेपी हटा पाई थी और वही स्थिति आज कांग्रेस ने पैदा की है। डीके शिव कुमार अब आए हैं। अब 1.5 साल का समय बचा है। ये बात मैं हेमंत जी के सहमत हूँ कि राहुल गांधी ने जिस तरह से सत्ता हस्तांतरण कराया है कर्नाटक में, वो इस दौरान एक कठिन चुनौती थी, लेकिन सरलता से हो गया। ये उनकी सफलता मानी जाएगी। लेकिन कांग्रेस की सर्जरी से इसको जोड़कर देखा जा रहा है या कांग्रेस कुछ नई तैयारियों में अपने चुनाव में है? वो देखिए, राहुल गांधी अब इस देश में जो उनको पप्पू नाम कहकर उनकी आलोचना की जाती थी, मजाक उड़ाया जाता था, अब उनको कोई पप्पू नहीं कहता है कि पप्पू पास हो गया, पप्पू फेल हो गया, ये सब बातें आती थी। लेकिन जब से उन्होंने इस देश में पदयात्राएं शुरू की,
उसका उनको सफलता मिली। कर्नाटक में वो बीजेपी को हरा कर आए थे। ये पहला ऐसा राज्य है जहां बीजेपी इतनी आसानी से हार मान गई, वरना कांग्रेस कहीं दमदारी से किसी बड़े राज्य में उनको हरा नहीं पाई है। उत्तर भारत में तो नहीं हरा पाई है। और अब बात आती है कि कांग्रेस इस परिवर्तन से क्या लाभ ले पाएगी, और जहां तक तेलंगाना की ओर आपने बात कही है, वहां क्या परिवर्तन कर पाएगी। वहां तो नौजवान ही उनका सीएम है, लेकिन सीएम जैसे अब दक्षिण भारत में हो सकता है कि सीएम का कोई बहुत बड़ा आवरण ना हो, क्योंकि रेवंत रेड्डी तो एकदम यंग लगते हैं और राजनीतिक रूप से जो उनकी एक्टिविटी है वो भी बहुत परिपक्व नेता की नहीं दिखती। ऐसा लगता है कि कुर्सी उनको जल्दबाजी में मिली। लेकिन कांग्रेस जिस कठिन दौर में है, वहाँ पर उसको किसी हल्के नेता को किसी राज्य की कमान देने से बचना चाहिए। उसको हमेशा अनुभवी और ट्रस्टेड लोगों को ही कमान देनी पड़ेगी, जिससे कि वो उसका उदाहरण दूसरे राज्यों में पेश कर सकें। वो कोई बीजेपी नहीं है कि पर्ची से निकाल के जब चाहे जिसको मुख्यमंत्री बना दें। बीजेपी में मोदी, योगी, अमित शाह जैसे बड़े बड़े नाम हैं, उनके चेहरे पर वोट आता है। वहाँ राज्यों के मुख्यमंत्रियों का चेहरा छोटा है। तो कांग्रेस के सामने ये समस्या है। लेकिन राहुल गांधी को पप्पू कहने वाले अब पीछे हट चुके हैं। ये जरूर है कि यूपी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने बड़ी मेहनत की, लेकिन वो कांग्रेस का उत्थान नहीं कर पाए। जब उनको अखिलेश यादव का साथ मिला, तब लोकसभा में वो अच्छी पोजीशन पर आ पाए और उनके गठबंधन को भी दोनों को फायदा हुआ। अब सर्जरी करनी है तो ममता बनर्जी के साथ बंगाल में मिलकर किए होते, आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में मिलकर किए होते, जहां पर अपनी अलग पहचान बनाने के लिए अपने ही साथियों के साथ लड़े। वो समझदारी भरे फैसले नहीं माने गए और सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। इतना जरूर है कि कांग्रेस में एक खासियत पैदा हुई पिछले कुछ दिनों में, जब वो हर चुनाव के बाद ये कहती है कि हम निराश नहीं हैं। चुनाव हारे हैं तो उनकी एक स्क्रिप्ट तैयार है और उसमें वो कहते हैं कि हम जनादेश का सम्मान करते हैं, हम आत्ममंथन करेंगे कि हम क्यों हारे। उनके पास एक ये रटा रटाया हमेशा से जवाब रहा है। जहां आपकी सरकार है आप परिवर्तन कर लीजिए, लेकिन ये जो समाज में जिस दौर में आप हैं वहाँ आपको और मजबूती के साथ मुकाबला करना होगा। क्योंकि ब्रजेश जी, कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जब तक उभार नहीं मिलता है तब तक उसका कोई भला होने वाला नहीं है। जी वीरेंद्र जी। और कांग्रेस इस बात को जिस दिन समझ लेगी कि वो अपने क्षेत्रीय दलों को खत्म करके आगे नहीं बढ़ सकती, बीजेपी से मुकाबला कर पाएगी, उसको कहीं छोटे भाई और कहीं बड़े भाई का रूप अपनाना पड़ेगा। जी, तब तो वो आगे बढ़ पाएगी। जी। और वो सोचे कि हम यूपी में अखिलेश यादव से 200 सीट ले लेंगे और हम फिर जो है जीत लेंगे, फिर हम आधार बना लेंगे, तो ये सब संभव नहीं। अब आपने चलो कह दिया है तो एक बात आपसे सीधे सीधे पूछ लेता हूँ। ये 200 मांग रहे हैं, आप कितनी सीट देने के हक में, जरा हेमंत जी को और पुष्पेंद्र जी को बताइए। देखिए, बंगाल में पिछली बार 0 सीट थी विधानसभा में इनकी, इस बार भी 2-4 सीट कुछ आई हैं। यूपी में 50 सीट के अंदर अगर ये गठबंधन में लड़ेंगे तो शायद ये अपना भी भला करेंगे और समाजवादी पार्टी का भी भला करेंगे। 50 सीट दे अब इनके नेताओं को इतना उतावलापन है कि वो दौड़ दौड़ मायावती के घर पे पहुंच जाते हैं। क्या करूं? जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें। इनके नेता दौड़ के मायावती के फाटक पे पहुंच गए कि हमको अंदर बुला लो। फाटक, ओके, दरवाजे पे गए और उन्होंने उनको वहां से लौटा दिया। तो ये सब चीजों से इनको बचना होगा। जी वीरेंद्र जी। वैसे कांग्रेस की हालत पर आज आप 4 लाइन सुनिए।
कि कभी गुलजार था जो चमन आज वीरान पड़ा है, और कांग्रेस का हर सिपाही आज हैरान खड़ा है, और बदलती सियासत की आंधी में कुछ इस तरह उड़े कि आज अपना ही कारवां चौराहे पर बेजान खड़ा है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा चरण शुरू करेंगे। सभी से अनुरोध है कि दिए गए नियत समय पर अपना पक्ष रखें। मैं डॉक्टर उमाशंकर पांडे, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, उनको आमंत्रित करता हूँ। जी उमाशंकर जी, क्या ये पॉलिटिकल नैरेटिव बदलने की कोशिश हो रही है या फिर कांग्रेस पार्टी कोई बड़े बदलाव के लिए खुद को तैयार कर रही है? देखिए ब्रजेश जी, मैंने कहा राजस्थान में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें ये तय हुआ था कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में पहले संगठन पर काम करेगी। इसलिए जो ये वर्ष चल रहा है, पूरा एक साल कांग्रेस पार्टी पूरे देश में संगठन सृजन के माध्यम से अपना संगठन मजबूत कर रही है। तमाम सारे राष्ट्रीय सचिवों को दिल्ली से भेजकर जिले पर अध्यक्ष बनाने का काम, जिला अध्यक्ष बनाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और जो पाठशाला उन्होंने 2007 में शुरू की थी, आज उसके निकले हुए विद्यार्थी तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, मैंने सबसे पहले कहा। और इसको अगर आप, जैसा पुष्पेंद्र जी कह रहे थे, आप इसको सर्जरी कहें, आप इसको एक समझदारी कहिए कि 2007 को रोपा हुआ पौधा अब प्रदेश और देश की राजनीति को संभाल रहा है और आगे चल के कितनी भी सर्जरी कर लें, राहुल गांधी नाकाम है, ऐसा बीजेपी कहती है। हाँ, बीजेपी कह रही है, लेकिन मैं तमाम लोगों को सुन रहा था। देखिए ब्रजेश जी, राहुल गांधी जी 2004 में जब आए तो कांग्रेस पार्टी का देश में 10 करोड़ 34 लाख वोट था, आज 13 करोड़ से ज़्यादा। और मैं सारे दर्शकों से कहता हूं, वो गूगल चेक करें, कभी भी कांग्रेस पार्टी का वोट राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 10 करोड़ 34 लाख के नीचे नहीं गया, जो 1999 में कांग्रेस पार्टी को मिला था। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को हमने छत्तीसगढ़ हराया, मध्य प्रदेश हराया, हिमाचल हराया, उत्तर प्रदेश में 2024 के ही चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर हराया, ऊपर जम्मू कश्मीर में हराया, उसके नीचे आइए पंजाब में भारतीय जनता पार्टी है नहीं, जहां सरकार बना लेते हो हरियाणा में लौट कर आते नहीं हो। मैप पे चल रहा हूं, एक तरफ मैं आपको राज्य बता सकता हूं जी। आप बैक टू बैक गवर्नमेंट आपकी रिपीट नहीं होते, अगर कहीं सत्ता में आते हो जनता आपको उखाड़ के फेंक देती है। देखिए तमाम राज्यों में है, तमाम राज्यों, अब हिमाचल आप ले लीजिए, हिमाचल में अभी भाजपा जीतती है, फिर हम जीतते हैं, फिर भाजपा जीतती है। लगभग यही हाल जो है छत्तीसगढ़ का, कई राज्यों का ये है। आप सरकार में आते तो लेकिन गंवा देते हो। नहीं, ये और तो बीजेपी रिपीट पे रिपीट मारती है। भारतीय जनता पार्टी को लीजिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीती? 282 लोकसभा में, और 303 जीते। थैंक यू पांडे जी, आपका समय समाप्त। धन्यवाद सर। कई लोगों ने बोला, मुझे थोड़ा दीजिए। अब अभी 240 सीट पे भारतीय जनता पार्टी आ गई, तो ये मोदी की हार है। देखिए, मैं भाजपा के साथी को सुन रहा था, थोड़ा जवाब देने दीजिए। झोला छाप एक शब्द इन्होंने यूज किया। झोला छाप तो स्वयं मोदी ने अपने आप को बोला था कि मैं तो झोला छाप हूं जी, उठा के चल दूंगा। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, इनकी तो जनसंघ थी, वो खत्म करके इन्होंने भारतीय जनता पार्टी। आप धन्यवाद, अब बहुत शुक्रिया आपका। तो जो मैं डॉक्टर समीर सिंह, और अब आप सब्र जो करें। इनके गठबंधन के साथी थे उत्तर प्रदेश में, सुनिए सर, धन्यवाद। ओम प्रकाश राजभर भाजपा को मां बहन की बाकायदे गाली देते थे। आप थोड़ा संयम बरतेंगे। ब्रजेश पाठक ने उनको टैक्सी ड्राइवर बोला। अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल कहते हैं मेरे सीने में गोली। मैं लास्ट में फिर आपको मौका दूंगा। बीबी को हराया। मैं लास्ट में फिर मौका दूंगा। धन्यवाद कि अपने छुट थैंक यू, धन्यवाद। मुझे गाली मत दिलवाइए। थैंक यू पांडे जी, शुक्रिया, थैंक यू। ऑलराइट, समीर सिंह जी थोड़ा और दे दीजिए, पानी पी लें, फिर उसके बाद आगे नहीं, तो आप बताओ, गठबंधनों की गर्दन मरोड़ने में आपकी भी हिस्ट्री है। कोई ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी अकेले तमिलनाडु में धोखा किया। आपने तो पार्टी की पार्टी ही खत्म की है सहयोगियों की। गठबंधन तोड़ने का नहीं, लोकतंत्र में, राजनीति में जब आदमी काम करता है तो देखिए 2-3 चीज़ें बहुत आवश्यक है। मैं आपको आपके जन्मदिन की बधाई देता हूं, प्रारंभ में भूल गया था, लेकिन उसके साथ साथ आपको नहीं, अच्छा दिन है, अहम दिन है। आज हम सब लोगों को मिठाई मिली है, चाय मिला है, सब चीज़ें मिली है। आपको वैसे भी आपको बधाई। ब्रजेश जी 2-3 बातें कहूँगा मैं। माननीय हेमंत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन बातों को कह रहे थे उसी बातों का एक पॉलिटिकल डिबेट है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा वो करना। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो जिस बात को हेमंत जी कह रहे थे कि कांग्रेस के पास नेतृत्व था, जनता का भरोसा था, कार्यकर्ता का भरोसा था,
और कांग्रेस आज जनता का भरोसा खो चुकी है, कार्यकर्ता उनके पास नहीं बचे हैं और नेता भी नहीं बचे हैं। आप कितनी भी उलटफेर कर लो, कर्नाटक में क्या हुआ? सर ने आप पहले राउंड में नहीं बोलने नहीं दिया। पांडे जी आप नियम मत तोड़ो। पांडे जी पांडे जी मोदी जो पांडे जी मेरी तरफ देखें आप। 240 पे आ गए। पांडे जी कांग्रेस 52 से पांडे जी वही राहुल आप कृपया सहयोग करें। की गणित है इनकी। कौन रहा है बताइए? पांडे जी अरे कहाँ पांडे जी पांडे एक जी सेकंड पड़े? आप एक सेकंड देखिए, मैंने आपके बीच में उनको बोलने की अनुमति नहीं दी। आप भी नियम का पालन करें और कृपया संयम बरतें, है ना। सुनना भी सीखिए, बर्दाश्त करना सीखिए। सर बोलिए। देखिए ब्रजेश जी, मैं कह रहा था कि इनका नेतृत्व तो हाशिए पे है, जनता का विश्वास खो चुका है। माननीय मोदी जी पर आज पूरा देश भरोसा कर रहा है जी। और मोदी जी के विकास की योजनाओं पर भरोसा कर रहा है और जनता और कार्यकर्ता मोदी जी के साथ है। मैं पांडे जी को ही बताना चाहता हूँ, कह रहे थे कि आप जनसंघ चलाते थे, हमने जनसंघ चलाया था, हमने इंदिरा गांधी 20 जी सेकंड बचे हैं सर का, हाँ आपके हमने इंदिरा गांधी जी का उल्लेख किया, हमने देश के लिए जनसंघ को सुपुर्द कर दिया। जब दोहरी सदस्यता की बात आई 77 में इमरजेंसी के बाद, आपने देश में इमरजेंसी लगाया था, कानून का गला घोटा था, आपने इमरजेंसी लगाया था। हमने पार्टी दूसरी पार्टी बनाई थी। हम देश के लिए काम करते हैं, आप सिर्फ नारा देते हैं, आप झूठ बोलते हैं, धन्यवाद सर, आप फ्रॉड करते हैं। मैं कहूंगा कि आप हमेशा झूठागिरी करते हैं और आपसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, डॉक्टर सर धन्यवाद सर, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप क्या सतर्क हैं? कांग्रेस पार्टी जिस तरह के पॉलिटिकल नैरेटिव पे काम कर रही है, और अभी हमारे वीरेंद्र जी भी कह रहे थे कि भाई ये 200 सीट तो ज्यादा मांग रहे हैं, 50 से ज्यादा डिजर्व नहीं करते। देखिए ब्रजेश जी, बात सीटों की है ही नहीं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जब गठबंधन साथ आता है तो एक बहुत बड़ा वोटर जंग, बहुत बड़ा लोग जो भारतीय जनता पार्टी को रोकने चाहते हैं, उन वोटों का बिखराव नहीं होता और हम भारतीय जनता पार्टी को आसानी से हरा लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को रोकना इस समय, क्योंकि वो कई अलग तरीके से चुनाव लड़ती है, तो इस समय कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की ज़रूरत भी है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत परेशानी नहीं है। आप अपनी बारी। दूसरी बात ये कि सवाल सीट का है या सवाल जीत का है? मतलब कांग्रेस पार्टी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उत्तर प्रदेश में? सवाल जीत का है। नहीं, सवाल जीत का है, क्योंकि सीट इसलिए नहीं माने रखती हैं कि अभी 6 सांसद बने हैं, उसमें भी 2 जो सांसद हैं वो समाजवादी पार्टी के ही लोग हैं। सीतापुर के भी हमारे आदमी हैं, प्रयागराज के भी आदमी हैं। तो सीट का है, हमें जीतना है किसी तरीके से। अगर हम जीत नहीं सकते तो सीटें लेके भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपके मुताबिक कांग्रेस के पास ओरिजिनली 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 2 आपके घुसपैठिए हैं। नहीं, घुसपैठिए नहीं बोलूंगा, मैं ये कहता हूं कि आप सीटों की संख्या पे डिस्कशन नहीं होना है। सीटों को जीतने को और समीकरण तो जब किसी को सीट ही नहीं दोगे डॉक्टर साहब, तो आदमी जीत कहां से पाएगा? कांग्रेस पार्टी को पहले सीट दो, फिर जीत की बात करो। अरे भाई, अब चैन आया है पांडे जी को। 17 सीटें दी थी, 17 सीटों में अगर 17 सीटें जीती, 17 सीटों में उन्होंने कैंडिडेट भी हमसे लिए, अपने लोगों को भी लेके आए। हम तो कहते हैं फिर हमसे जितनी सीटें लेना है, जहां कैंडिडेट लेना है ले लो, लेकिन जीत का कंफर्मेशन करो, क्योंकि हमें जीत चाहिए किसी भी तरीके से। मतलब आपके प्रत्याशी हों और लड़े इनके यहाँ से, मतलब नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी के पास प्रत्याशियों की कोई कमी है? आप क्या शर्मिंदा करना चाहते हो कांग्रेस को? इनके प्रत्याशी हो हमारे सिंबल से लड़ लें, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमको पता है कि उत्तर प्रदेश में हमारी रणनीति, हमारी चीजें जमीन, मतलब पहले आप इनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन लोगे कांग्रेस गठबंधन ये जीतने लायक हैं भी या नहीं। ये तो अपने सहयोगी को शर्मिंदा करने वाली बात हुई। नहीं, वो हो गया 2024 में। नहीं, वो 2024 में हो गया और वो गठबंधन सक्सेसफुल है और देश की मांग, प्रदेश की मांग यही है। पर आपने शर्तें जोड़ दी है ना कि पहले सीट बताओ, नहीं है तो हमारे आदमी लो, और 2 हमारे आदमी तुम्हारे यहाँ पहले से हैं। आप ही तो बोले, एक्चुअली मैंने थोड़ी कहा है। उसकी वजह विजय जी 2017 में कुछ चीजें ऐसी हुई जो ठीक नहीं थी, जो हमको लग रहा था जो सही नहीं गई, और उसका हम खामियाजा भुगत चुके हैं। तो आज अब इसका मतलब कि आप सतर्क, सावधान और चौकन्ने बैठे हो इस बार कांग्रेस से, करेक्ट? तैयार। बहुत सही, धन्यवाद पुष्पेंद्र शर्मा जी। अब तो साफ साफ कह दिया, अब इससे ज्यादा क्या कोई कहे? ये तो सामने सामने कह दिया, और क्या कह दे? मतलब
कि पांडे जी उसका बुरा माने? नहीं, पुष्पेंद्र जी, लड़ाई बतड़ाई, अरे भाई कोई बुरा पुष्पेंद्र जी मानने वाली बोलेंगे। बात नहीं है, जीतने की बात हाँ, आप क्या मतलब, ये तो और बेइज्जती क्या करोगे? नहीं नहीं, आप रुकिए, पुष्पेंद्र जी बोलेंगे। भाई पुष्पेंद्र जी, इससे ज्यादा समाजवादी पार्टी और क्या क्लैरिटी दे दे कांग्रेस को? सब जगह ऐसा अब जो भाई ने बता ही दिया इन्होंने कि भाई कैसे वो दो घुसपैठिए कहे या उन्हें कुछ भी कहें। आप याद करिए 2022 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी के साथ भी देखिए कुछ ऐसा ही हुआ था, और वहाँ पे कुछ नल से जो लड़े वो सपा के परिवार के थे, और जो साइकिल पे लड़े वो एक्चुअली रालोद के थे। तो ये जो कम्बिनेशन था वो कुछ मजबूरियां थी वहाँ पे कि भाई वो मुस्लिम वोट दे पाएगा नहीं देगा, साथ आएगा नहीं आएगा, वो बातें थी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सीटों पे तो अभी बहुत सौदेबाजी होगी दोनों ही दलों में। और आशुतोष जी ये भले ही कह दे पलड़ा भारी है और उनके 4 ही जीते 17 दिए, लेकिन उनके बिना बात बनती नहीं, जरूरत आपको भी है उनकी। अच्छा, आपने आरएलडी का जिक्र किया, मैं आपको बता दूं चुनाव नजदीक आने दीजिए, आरएलडी के जो मुसलमान एमएलए हैं उनका देखिएगा वो क्या करते हैं, कहाँ दिखेंगे आपको खुद दिख जाएगा। देखिए अब मुसलमान की तो बात क्या कहें, हर एक जगह पे अलग नैरेटिव है, कहीं पे वो अब मजबूरी में किसी के साथ आ रहे हैं, कहीं पे वो कांग्रेस को चॉइस बताते हैं, कहीं वो अखिलेश भैया पे आते हैं, फिर वो नाराजगी भी जताते हैं अखिलेश भैया से, तो वो तो बेचारे चक्करगिन्नी बने हुए हैं। अब उन्हें कौन लपेट ले जाएगा वो अलग बात है, और किस तरह से आप करेंगे, है ना, ये तो देखा जाएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अखिलेश जी ने फिर भी कोई एमेच्योर वाला बयान नहीं दिया, उन्होंने इतना ही कहा कि भाई जो आपने अभी कहा कि सीट नहीं बात जीत की है, और मेरे ख्याल से गठबंधन के लिए शर्त अगर वो लगाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कांग्रेस को भी वास्तविकता समझनी चाहिए। बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। थोड़ा वक्त का अभाव है, मैं हेमंत तिवारी जी को इस पर चर्चा में सम्मिलित करता हूं। हेमंत जी, समाजवादी पार्टी की इस आक्रामक राजनीति शैली का क्या कारण है? मेरे बिना कुछ कहे, बिना उकसाए, बिना या कुछ उत्तेजित किए क्या क्या तो नहीं कहा डॉक्टर आशुतोष वर्मा ने? अरे मुझे बड़ा हैरत हुई कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने इनकी जो आंतरिक रणनीति होती है उसको चैनल पे कैसे उसका खुलासा कर दिया। अरे आप हमारी डिबेट में न भड़काओ लोगों को, कर चुके हैं, वो सही बोले हैं हेमंत जी, कुछ गलत नहीं बोले हैं। अब आप बोलो। हाँ, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की साफगोई की बहुत प्रशंसा करता हूँ जी। इन्होंने जो आंतरिक रणनीति है उसका एकदम सार्वजनिक खुलासा कर दिया, ये तो बड़ी बात है। और राजनीति में इस तरह के मौके देखते ही हैं। अब आप इसको कैसे लेंगे, ये सामान्य बात नहीं है कि कांग्रेस के प्रमुख नेता ये बहन जी के दरवाजे पर कैसे पहुंच गए, इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता है कि कर्टसी मिलने चले गए थे। तो कांग्रेस के भीतर कहीं न कहीं यह बात उसको उद्वेलित कर रही है कि हम कितनी जल्दी कैसे अपनी पैठ बनाएं। समाजवादी पार्टी के साथ नहीं, मैं तो देख रहा हूं कि जब से डॉक्टर आशुतोष ने स्वयं यह आक्रामक बयान दिया है, उमा शंकर जी की घिग्घी बंधी हुई है हेमंत जी। अब हंस पाए हैं जाके, घिग्घी नहीं बंधी, दर्शक ये न कहें घिग्घी बंधी है तो हंस लिए। ऐसा होता है। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं निषाद पार्टी, डॉक्टर संजय निषाद के नेतृत्व में, तो उनके तो कम 3 विधायक ऐसे हैं जो उनके बेटे सहित जो कमल के फूल के निशान से चुनाव लड़े थे। ऐसे ही जी कई इस तरह के उदाहरण और हैं। धन्यवाद हेमंत जी। लेकिन हमने अब इन लोगों को दिक्कत तब होगी जब चुनाव आएंगे। जैसे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, एकदम उनका वोटर की वोटिंग पैटर्न दूसरा था, अब फिर वापस दूसरे पैटर्न में आ गए, कहाँ चलेंगे, कितना लड़ेंगे। या जैसे जयंत चौधरी की पार्टी के जो मुस्लिम विधायक हैं सिवाल खास और कहाँ से, इन सबको दिक्कत तो आएगी, लेकिन अभी इलेक्शन में वक्त है। बहुत शुक्रिया हेमंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप सबने अपने अपने विचार आज की परिचर्चा में प्रस्तुत किया, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं और बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। और बहनों भाइयों, आप सबका ही बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे जो बताएंगे कि पीडब्ल्यूडी के अधीन राज्य सेतु निगम का एक भयानक भ्रष्टाचार 6 लोगों की मौत का कारण बन गया। एक आंधी में एक पूरा का पूरा पुल रह गया और अब तक कोई भी इंजीनियर या वो संस्था जिसने ये बनाया उसके किसी भी अधिकारी की न तो गिरफ्तारी हुई न उनके खिलाफ FIR हुई। तो भ्रष्टाचार के इस पुल का जिम्मेदार कौन है?
एक छोटे से ब्रेक के बाद पूरी रिपोर्ट।